हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इकोनॉमिक्स का रेस्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे और जैसा कि मार्केट चल रहा था, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, और अब हम कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज की टॉपिक को पढ़ेंगे। आज हमारा जो पूंजी बाज़ार का जो रेस्ट टॉपिक है, पूंजी बाज़ार दैट इज कैपिटल मार्केट, इसका हम रेस्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, किसी भी कंपनी को अगर धन की प्राप्ति करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? जनता को ऋण पत्र जारी करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कंपनी है और उसको क्या करना है कि धन की प्राप्ति करनी है, तो वो धन की प्राप्ति किससे करेगी? तो जनता से धन मांगेगा और जनता को क्या जारी करेगा? ऋण पत्र। ठीक, इसी ऋण पत्र को हम क्या कहते हैं? ये ऋण पत्र को हम बॉन्ड भी कहते हैं और ये डिबेंचर भी होते हैं। इनको हम बॉन्ड भी कहते हैं और डिबेंचर, बॉन्ड और डिबेंचर दोनों में आते हैं। मान लीजिए बैंक है, तो बैंक, अगर जनता बैंक में पैसा जमा करेगी तो बैंक मान लीजिए 4% लोन देगा, इंटरेस्ट देगा, या 7% इंटरेस्ट देगा। परंतु वहीं कंपनी अगर जनता को या जनता से ऋण लेती है, ऋण तो उसको कितना देगी? 11% इंटरेस्ट देगी। फ़ायदा यहाँ पे जनता को किससे हो रही है? कंपनी से हो रही है, बैंक से उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो कंपनी जो ऋण पत्र जारी करता है, उसी ऋण पत्र को हम क्या कहते हैं? उसको हम डिबेंचर कहते हैं। ऋण पत्र कंपनी के द्वारा जारी किया हुआ जो पत्र है, दैट इज़ कॉल्ड एज द डिबेंचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बैंक जनता को ब्याज देगा। कितना? जनता को ब्याज देगा कितना? 4 से 7%, और कंपनी देगी जनता को कितना देगी? 11%। तो हमने यहाँ पे प्रेफरेंस किसका होगा? कंपनी का होगा। ठीक, जनता बैंक को प्रेफरेंस उतना नहीं होगा। ठीक, तो बॉन्ड क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। बॉन्ड, एक होता है बॉन्ड और एक होता है डिबेंचर। बॉन्ड जो होता है वो जनरली जो लोग होते हैं, जनता होती है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। बॉन्ड क्या होता है? ये जनता की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जबकि यहीं डिबेंचर क्या होता है? ये जनता की सेकंड प्रायोरिटी होती है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ अवधि कम होता है, यहाँ टाइम लिमिट क्या होती है? कम होता है, अवधि समय कम होता है। ठीक, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट, जबकि यहाँ क्या होता है? अवधि या फिर समय क्या होता है? वो अधिक होती है। ठीक, तीसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि जब यहाँ पे समय कम होगा तो रिस्क क्या होगा? रिस्क भी कम होगा, जबकि यहाँ पे रिस्क क्या होता है? वो ज़्यादा होता है। ठीक, चौथी बात, जब रिस्क यहाँ पे कम होगा तो रिटर्न क्या होगा? रिटर्न वो भी कम होगा, जबकि यहाँ रिटर्न क्या होगा? वो ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ आपको कम ब्याज मिलेगा, यहाँ लाभ क्या होगा? वो कम होगा। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होता है? ब्याज भी हाई है, ठीक, और लाभ भी वो क्या है? हाई है। तो इस हिसाब से अगर बॉन्ड को देखा जाए और डिबेंचर को देखा जाए तो बॉन्ड जो है वो जनता की फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि यहाँ समय कम है,
समय कम है तो रिस्क कम है, और रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम आ रही है। रिटर्न कम है पर रिस्क क्या है, कम है, इसलिए जनता को ये लगता है कि उसका पैसा डूबे ना हो, वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है। ये डिफरेंस हुआ बॉन्ड में और डिवेंचर के बीच में। क्वेश्चन पूछा जा सकता प्री में कि डिवेंचर्स में क्या ये अधिक समय की अवधि के लिए होता है। डिवेंचर क्या है, ये एक तरह के ऋण पत्र हैं जो कि कंपनी के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल से समझते हैं डिवेंचर के बारे में। इसको मिटा दें। देखिए जो डिबेंचर है वो क्या है, डिबेंचर एक तरह से ऋण पत्र होते हैं जो कि फुल्ली कन्वर्टेड होते हैं। ठीक है, डिबेंचर क्या है, यह एक ऋण पत्र है, एक चीज़। दूसरी, यह फुल्ली कन्वर्टेबल है, मीन्स ये पूर्ण परिवर्तनीय है, पूर्ण परिवर्तनीय है। ठीक, इसको टोटली कन्वर्ट किया जा सकता है। और प्रॉफिट होने पे क्या होता है कि कंपनी का मालिकाना हक इसमें मिलता है। तीसरा, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तब जो धारक होता है उसको क्या मिलेगा, उसमें इसमें मालिकाना मिलेगा, मतलब लाभ मिलेगा। ये चीज़ इसमें होती है, किसमें, डिबेंचर में। डिबेंचर को हम क्या कर सकते हैं, डिबेंचर को हम शेयर में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और ऋण पत्र, डिबेंचर क्या एक तरह से शेयर है जो कि बदले जा सकते हैं। डिबेंचर को शेयर में बदला जा सकता है, मतलब डिबेंचर कैन बी इजीली कन्वर्टेड इन शेयर, शेयर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिबेंचर को जारी नहीं करती है, नहीं कर सकती है। डिबेंचर कौन जारी करता है, शेयर कंपनियां केवल जारी करती हैं। तो अगर हम जारीकर्ता के बारे में देखें तो इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है कंपनी डिबेंचर जारी कर सकती है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स भारत सरकार जारी नहीं कर सकती। डिबेंचर एक तरह से ऋण पत्र है जिसको कौन जारी करता है, कंपनी जारी करती है। तो डिबेंचर क्या है, एक तरह से ऋण पत्र है जिसको कि कंपनी जारी करती है, और अगर प्रॉफिट होगा तो मालिकाना हक मिलेगा, लाभ मिलेगा कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा। ये पूर्णतः क्या होते हैं, परिवर्तनीय है। और डिबेंचर को आप क्या कर सकते हैं, शेयर में बदल सकते हैं। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हुई। ठीक, सन 2010 में क्या हुआ, जैसे सहारा कंपनी है, उसने क्या किया कि कंपनी के 1000 अंश कर दिए, 1000 टुकड़े कर दिए। तो इस तरह से जितने अंश हो गए उतने क्या हो गए, शेयर धारक हो गए, उतनी क्षमता में वो डिवाइड हो गया। तो उससे क्या हुआ कि कंपनी को अगर कोई शेयर खरीदता है और अगर आपकी हिस्सेदारी होती है तो आपको क्या मिलेगा, मालिकाना हक मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। ठीक, इसको मिटा दें। डिबेंचर क्या कहें, एक तरह से शेयर है। मैं कहने का मतलब कि अगर कंपनी है और कंपनी ने अपने 1000 अंश किए,
ये जो अंश है ये क्या है, ये कॉल्ड एज शेयर। तो कंडीशन फर्स्ट, अगर इससे क्या होगा, इससे होगा कि अगर कोई शेयर खरीदता है, शेयर खरीदने पर क्या होगा, उसके हिस्सेदारी होगी किसमें, कंपनी में। और अगर सेकंड चीज़, थर्ड, अगर कंपनी को लाभ होगा, कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट, तब क्या होगा, तब शेयरधारक को भी लाभ होगा। ठीक, तो कंपनी के 1000 अंश कर देंगे, 1000 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो शेयर खरीदेंगे, और शेयर खरीदेंगे पे क्या होगा, हिस्सेदारी होगी। तो जितने कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा, ठीक, तो उतने शेयरधारक को भी लाभ होगा। ठीक, एक तरह से कंपनी लाभ कमाएगी तो क्या होगा, मतलब ये हुआ फाइनली सबका कि कंपनी अगर लाभ कमाता है तो फिर जो शेयर होल्डर है वो भी क्या होगा, वो भी लाभ कमाएगा। क्लियर, ये चीज़ यहाँ पे आती है। अब बात करते हैं प्रीमियम शेयर किसे कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया डिबेंचर किसे। डिबेंचर क्या है, एक तरह से ऋणपत्र है जो कि कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको जारी नहीं करती है। और डिबेंचर क्या होते हैं, वो फुल्ली कन्वर्टेबल होते हैं। और डिबेंचर को आप पार्शियली कन्वर्ट कर सकते हैं, फुल्ली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये फुल्ली कन्वर्टेबल होता है, उसको शेयर में डिवाइड करते हैं। ठीक, और कंपनी एक तरह से क्या दे रही है, इसमें मालिकाना हक दे रही है, प्रॉफिट दे रही है। मतलब अगर कंपनी लाभ कमाएगी तो फिर क्या होगा, शेयर होल्डर भी लाभ कमाता है। तो कंपनी का कोई शेयर होल्डर खरीदता है तो मतलब वो हिस्सेदारी खरीदता है, और एक तरह से उसका प्रॉफिट क्या होता है, वो उसका इक्वली वहाँ पे डिवाइड किया जाता है। प्रीमियम शेयर क्या होता है, जो ब्लू चिप कंपनी होती है। ब्लू चिप कंपनी मतलब वो कंपनी जिनका की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे टाटा हो गए, रिलायंस हो गए। तो जो ब्लू चिप कंपनी होती हैं उनका जो शेयर होता है उसको हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या कि यहाँ पे प्रीमियम शेयर मतलब फिर क्या कि या इनका इस पे मूल्य अंकित होता है, और वह सामान्य शेयर से क्या होगा, वो ज़्यादा होता है। और जैसे मान लीजिए सामान्य शेयर 500 रुपये का है, तो प्रीमियम शेयर कितने का होता है, ये 550 रुपये होता है। इससे क्या होता है, इससे इन कंपनियों पे चूँकि जनता का विश्वास ज़्यादा होता है, ठीक, तो इसके शेयर्स के रेट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो जो जनता होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन शेयर को ख़रीदने के लिए आकर्षित होती है। ठीक, तो इसको नोट कर लिए हैं। बात कर रहे हैं हम प्रीमियम शेयर की। प्रीमियम शेयर ये क्या होता है, जो प्रीमियम शेयर होता है वो उन कंपनी का शेयर है जिन पर जनता का विश्वास क्या है, ज़्यादा है, पहली चीज़। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो अंकित मूल्य होता है, इनका अंकित मूल्य वह क्या है, सामान्य शेयर से ज़्यादा है। वह समान शेयर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए कि जो सामान्य शेयर है, सामान्य शेयर उस पे दाम लिखा है
500 रुपये, ये अंकित मूल्य है। तो जो प्रीमियम शेयर होगा उस पर कितना दाम होगा, उस पर होगा 550 रुपये। तो प्रीमियम शेयर क्या है, वो इस कंपनी का शेयर है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कह लीजिए टाटा या फिर रिलायंस या फिर विप्रो, ठीक। तो ये उन कंपनी का शेयर है जिन पर जनता का विश्वास ज़्यादा होता है, और इन पर जो अंकित मूल्य होती है वो सामान्य शेयर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये सामान्य शेयर 500 रुपये का है तो ये क्या होता है, ये 550। तो एक तरह से ये कंपनी को क्या कहेंगे, ये एक तरह से कह दीजिए ये ब्लू चिप कंपनी का शेयर है। जो ब्लू चिप कंपनी होती हैं उनका ये शेयर होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं डीमेट अकाउंट की। डीमेट अकाउंट मतलब डीमेटेरियलाइज फॉर्म ऑफ द अकाउंट। डीमेटेरियलाइज मीन्स जो डिजिटली फॉर्म में जो अकाउंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डीमेट अकाउंट कहते हैं, ठीक। ये जनरली सेबी के द्वारा जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन हैं उन्हीं के पास डिजिटल फॉर्म में रहते हैं, ठीक। मतलब डीमेट अकाउंट, हिंदी में भी इसे आप क्या लिखेंगे, डीमेट अकाउंट, ठीक। डीमेटेरियलाइज फॉर्म ऑफ द अकाउंट। देखिए क्या होता है, 1996 से पहले जो शेयर की खरीद बिक्री होती थी वो कितने फॉर्म में होती है, मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में होती है। 1996 से पहले, इससे पहले जो शेयर की खरीद बिक्री ये किस में होती थी, ये होती थी टोटल मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में, ठीक। इसको लिखा जाता था कि कंपनी, इसको क्या कहते थे, लिखा जाता था भौतिक रूप में। अकाउंट में रजिस्टर्ड होता था, ये राइटिंग फॉर्म में होता था, ठीक। कब, 1996 से पहले। परंतु क्या हुआ कि 1996 के बाद अब शेयर क्या होता है, डिजिटल फॉर्म में बदल दिया गया। जितने भी ये जो शेयर का लेन देन है वो डिजिटल फॉर्म में बदल दिया गया, डीमेट अकाउंट खोला गया, ठीक। तो डीमेट अकाउंट कौन खोलता था, ये डीमेट अकाउंट जैसे कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक हैं या सेबी द्वारा जो रजिस्टर्ड इकाई हैं उनके द्वारा ये खोला जाता था। तो 1996 के बाद ये डीमेट अकाउंट मतलब शेयर की जो खरीद बिक्री है, शेयर की खरीद और बिक्री ये किस फॉर्म में हुई, ये डिजिटल फॉर्म में होने लगी, ठीक। और ये डीमेट अकाउंट किसके द्वारा जारी किया जाता था, इसके जो जारी करता थे वो कौन थे, वो देखिए या तो कोई बैंक होगा या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा या फिर जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड जो इकाइयाँ थी इनके द्वारा ये क्या करता था, ये जारी किया जाता था, ठीक। डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट जो खोलने और बेचने का जो अवसर यहाँ दिया जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल क्या आ जाए, जैसे शेर खां, ठीक, ये सुनते थे, एक किसी तरह ब्रांड था। इसमें भी दो हैं, एक NSDL और NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक। NSDL इसी कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी
डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये हम स्टॉक एक्सचेंज में डीमैट अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं। एक तो NSDL है और दूसरा एक क्या है, दूसरे का नाम होता है CDSL। ये क्या होता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। CDSL ये क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। तो दो चीज़ हो गई, एक हो गया NSDL और दूसरा हो गया CDSL। जो NSDL था वो 1997 में और CDSL कब आया, 1998 में। तो ये आया 1997 में और ये कब आया, 1998 में। तो 1996 के पहले प्रक्रिया क्या थी कि जो डीमैट अकाउंट है वो नहीं खोला जाता था। 1998 के बाद जो शेयर की खरीद बिक्री हो रही है वो डिजिटल फॉर्म में हो रही है, डीमैट अकाउंट के फॉर्म में हो रही है। ठीक है, अब ये जो CDSL है इन्हीं के पास क्या होता है, जो शेयर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, वो डिबेंचर, वो सब क्या होता है, इनके पास होता है, इनके पास ही रहता है। क्या, चाहे आपका शेयर हो, चाहे आपका बॉन्ड हो, चाहे आपका डिबेंचर हो, वो सभी इन्हीं के पास मूल रूप से सॉफ्ट फॉर्म में रहता है। आप बस डिजिटली उसको देख सकते हैं। ठीक, और अब जो शेयर की प्राप्ति होती है वो व्यक्ति की नहीं होगी, वो होगी डिजिटली होगी वाया डीमैट अकाउंट। ठीक, मतलब इसको मिटा दें, यहाँ लिख लेंगे डीमैट अकाउंट डिजिटली अकाउंट है। और इसको 1996 से पहले डीमेटलाइज, मतलब बिना मटेरियलिस्टिक फॉर्म में, भौतिक फॉर्म में नहीं है। पहले भौतिक फॉर्म में लिखा जाता था शेयर की खरीद बिक्री, अब क्या है, 1996 के बाद शेयर की खरीद बिक्री डिजिटल फॉर्म में हो रही है और इसके जारी करता बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इकाई, जैसे आप शेर खां कहिए। ठीक, NSDL, CDSL जो कि 1997-98 बनी गई इकाइयाँ हैं जिनके पास की ये डीमैट अकाउंट रहता है। ठीक, अब क्या होता है, जो शेयर की खरीद बिक्री होती है वो किस में होती है, वो डिजिटल फॉर्म में होती है। डिजिटल फॉर्म में मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति शेयर खरीदेगा या बेचेगा, शेयर की प्राप्ति होगी व्यक्ति को, तो वो किस फॉर्म में होगी, डिजिटल फॉर्म में। मतलब किसी भी व्यक्ति ने, मान लीजिए शेयर को खरीदा, तो जो शेयर की प्राप्ति होगी, शेयर की प्राप्ति वो किस में होगी, वो डिजिटल फॉर्म में होगी। उस शेयर की प्राप्ति किस में होगी, डिजिटल फॉर्म में होगी। ठीक है, मतलब ओरिजिनली ये कहाँ पे रहेगा, और ओरिजिनली कहाँ रहेगा, तो इसका आंसर है ओरिजिनली ये रहेगा CDSL के पास। ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ लिमिटेड या फिर नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसके पास रहेगा ओरिजिनली। ठीक, ये रियल सेंस में जो डीमैट अकाउंट का जो जारी करता होता है, वो जो जारी करने वाली संस्था होती है वो किस तरह कार्य करती है, वो दलाल के रूप में कार्य करती है। ठीक, तो डीमैट अकाउंट को जारी करने वाली जो संस्था होती है वह दलाल के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। ठीक, एक तरह से किस तरह से कार्य करती है, दलाल के रूप में कार्य करती है। अगर शेयर बाज़ार गिरा, इसका मतलब क्या होता है कि टॉप कंपनी का सूचकांक क्या है, वो गिर गया, मतलब लोगों में विश्वास गिर गया है। ठीक, अच्छा एक चीज़ भूली जाती है कि शेयर बाज़ार गिरा, शेयर बाज़ार का गिरना, शेयर बाज़ार का गिरने से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो टॉप कंपनी है उनका सूचकांक
उनका जो शेयर है वो क्या है, गिरा है वो, ठीक। तो इससे क्या लिया जाता है, शेयर बाजार गिरा। तो डीमेटलाइज जो अकाउंट होता है उसी में वो कुछ कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है, सेबी द्वारा रजिस्टर्ड या बैंक FII द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा। ओरिजिनली यह CDSL या NSDL के पास रहता है। 1996 के बाद ये व्यवस्था आई है और कोई भी व्यक्ति अगर शेयर खरीदता है तो उसे किस फॉर्म में शेयर की प्राप्ति होती है, वाया डिजिटल फॉर्म में प्राप्त होती है। और जो ये जारी करने, डीमेट अकाउंट जारी करने वाली संस्था जो थी वो एक तरह से दलाल के रूप में कार्य करती है, जैसे शेर खां, ठीक। और शेयर बाज़ार का गिरना मतलब क्या होता है कि टॉप जो कंपनीज़ हैं उन टॉप कंपनी का क्या होता है, बाज़ार मूल्य मार्केट में गिर जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि शेयर बाज़ार गिर गया, ठीक। तो अभी तक हमने पढ़ा बॉन्ड क्या है, डिवेंचर क्या है और डीमेट अकाउंट क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि प्रेफरेंस और प्रीमियम शेयर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर क्या है, तो हमने पढ़ा है प्रीमियम शेयर, डीमेट अकाउंट, बॉन्ड, डिवेंचर, ठीक। अब हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ये प्राथमिक बाजार में जारी किया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये केवल इसमें क्या होता है, केवल इसमें लाभ का अधिकार होता है, ठीक। मतलब इसमें पहला प्रेफरेंस मतलब इन लोगों को दिया जाता है जो कि कंपनी के लिए लाभ के लिए कार्य करते हैं, तो उनको हम पहला प्रेफरेंस देते हैं। इसमें रिस्क बहुत कम होता है। तो एक टर्म है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस का मतलब होता है तरजीह देना, ठीक। ये क्या होता है, जनरली ये प्राथमिक बाजार का प्राथमिक बाजार में कार्य करता है। प्रेफरेंस शेयर कहाँ कार्य करता है, प्राथमिक बाजार में होता है। और यहाँ पे क्या होता है, केवल लाभ का अधिकार होता है। कंपनी में अगर लाभ हुआ तो पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे केवल लाभ का अधिकार होता है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी को लाभ हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो इसका फर्स्ट राइट किसको जाएगा, इसका फर्स्ट राइट जाएगा जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, जो प्रेफरेंस शेयर धारक हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको पहला इसमें प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्क बहुत कम होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, रिस्क क्या होता है, वो इसमें रिस्क क्या होता है, वो काफ़ी कम होता है, रिस्क इसमें ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो एक तरह से ये देखा जाए कि प्रेफरेंस शेयर इज़ व्हाट, प्रेफरेंस शेयर प्राथमिक बाजार का उपकरण है और इसमें जो होता है वो केवल लाभ का कार्य होता है। मीन्स कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है तो इसका पहला राइट प्रेफरेंस शेयर वालों को होता है। इसमें रिस्क क्या होता है, वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। ये तो हो गया प्रेफरेंस शेयर हो गया, ठीक। अब होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, इसमें इसका मतलब क्या होता है कि जो कंपनी पे जो एक तरह से ये बैंड है, इलीगल है, कंपनी में जो उच्च पदों पे बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या होता है कि कंपनी के कार्य प्रणाली के बारे में पूर्ण रूप में जानकारी होती है और इसका उनको ये अंदाज़ा होता है कि कब कंपनी को लाभ हो सकता है, कब वो घाटे में जा सकती है और इस हिसाब से वो शेयर का खरीद फरोख्त करते हैं आंतरिक जानकारी के आधार पे। इसी को हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इसमें 10% मान लीजिए कंपनी का शेयर उच्च पदों पे बैठे हुए जो व्यक्ति हैं
उनमें वो कंपनी की स्थिति की, वास्तविक स्थिति की, आंतरिक स्थिति को जानते हैं। देखिए क्या होता है कि कोई कंपनी है और उस कंपनी के उच्च पद पर जो व्यक्ति हैं उनको क्या है, उनको कंपनी की जो वास्तविक स्थिति है उसकी भी जानकारी है। दूसरी चीज़, उनको कंपनी की जो आंतरिक स्थिति है उसकी भी जानकारी है, दोनों की जानकारी उनको है। ठीक, तो इसका क्या फ़ायदा लेंगे? यह लोग अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, मित्र होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, बंधु होते हैं, उनको उनके द्वारा शेयर खरीद लेते हैं। तो फिर ये व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने मित्र, रिश्तेदार आदि द्वारा शेयर को खरीद लेते हैं। जो उनके मित्र हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा ये शेयर को क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे। ठीक, और मतलब इनको ये पता है कि अब कंपनी में, अब इस कंपनी के शेयर का दाम बढ़ेगा या कब घटेगा। तो जब घटा तब इन्होंने खरीद लिया और जब बढ़ा तो इन्होंने बेचवा दिया। तो इससे क्या होगा, इनको प्रॉफिट हो गया। अब सेबी ने क्या किया है कि इसके लिए, इसके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए, पेनाल्टी के लिए एक नियम ले आया है और अब ये प्रतिबंधित है। तो ये क्या है, यह एक तरह से अगर आप देखें तो यह प्रतिबंधित है, मतलब बैंड है। और सेबी ने क्या किया कि इसके लिए कुछ केस लाया है, कुछ जैसे पेनाल्टी लाया है, मतलब कुछ चार्ज लगाएगा या फिर इसके खिलाफ गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इस तरह से ये एक तरह से क्या कहा जाए, ये इलीगल है, गैर कानूनी है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग जो कंपनी के जो उच्च पद हैं, उस पद पर बैठे व्यक्ति को कंपनी की वास्तविक स्थिति और आंतरिक स्थिति की जानकारी होती है। ये अपने मित्र, रिश्तेदार द्वारा क्या होते हैं, कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं और जब शेयर का दाम क्या हुआ, जब ये घटा तब इन्होंने क्या किया, इसको खरीदा। ठीक, और जब शेयर का दाम यही मार्केट में क्या हुआ, बढ़ गया, तो इन्होंने क्या किया, इसको बेच दिया। इससे क्या हुआ, इनको कुछ प्रॉफिट हो गया। ठीक, इसलिए सेबी ने क्या किया कि इस पे पेनाल्टी लाया, गिरफ्तारी या इलीगल कहा, ये घोषित किया कि ये इलीगल है और इस पे बैंड लगाया। ये क्या कहलाता है, इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं बाई बैक ऑफ शेयर। बाई बैक ऑफ, बाई मतलब खरीदना, बैक ऑफ शेयर, शेयर का पुनः खरीदना। बाई बैक ऑफ शेयर, बाईबैक ऑफ शेयर एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक, इसमें क्या और एक और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शेयर प्रेफरेंस शेयर और प्रेफरेंस शेयर। देखिए बाईबैक ऑफ शेयर में क्या किया जाता है कि कंपनी द्वारा स्वयं का शेयर खरीदना। इसका ये अगर आप लिखें क्या होगा कि कंपनी के द्वारा, पहली चीज़, स्वयं का, ठीक, शेयर खरीदना। कंपनी के द्वारा स्वयं का शेयर खरीदना क्या कहलाता है, बाईबैक ऑफ शेयर कहलाता है। मतलब 250 रुपये का कोई शेयर था तो वापस कंपनी उसे 260 रुपये में शेयर को खरीद ली। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कंपनी ए है और इसका जो शेयर है
वो मार्केट में बिक गया ए का शेयर कितने अंकित मूल्य में, 300 रुपये में। और फिर इसी कंपनी ए ने इसी शेयर किसको, 300 रुपये अंकित मूल्य के पुनः खरीदा। तब इसे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज बाई बैक ऑफ शेयर, शेयर का पुनः खरीदना। ठीक, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा, निवेशकर्ता में विश्वास बढ़ता है, निवेशकर्ता इससे मुनाफा कमा सकता है। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो निवेश करता है उसमें क्या होता है कि यार कंपनी का शेयर इतना अच्छा है कि कंपनी स्वयं इसको क्या हो रही है, बार बार खरीद ले रही है। तो इसमें निवेशकर्ता का क्या होता है, विश्वास बढ़ेगा। और जब विश्वास बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, वो कंपनी में निवेश करेगा, वो निवेश को क्या करेगा। फाइनली इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा। तो ये कहलाता है बाई बैक ऑफ शेयर, कंपनी द्वारा स्वयं का शेयर पुनः खरीदना। मतलब कंपनी ए का शेयर 300 रुपये का है और इसी का शेयर 300 रुपये का पुनः खरीदा जाए। इसका रिजल्ट क्या होगा कि निवेशकर्ता का विश्वास बढ़ेगा, निवेश करेगा और प्रॉफिट होगा। ठीक, दैट इज़ कॉल्ड एज द बाई बैक ऑफ शेयर, शेयर का पुनः खरीद करना। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, जैसे आपके पास जितना शेयर नहीं है उससे ज़्यादा शेयर बेचने का अगर वादा कर देते हैं तो इससे क्या कहते हैं, शॉर्ट सेलिंग ऑफ शेयर। इसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि शेयर का वैल्यू बढ़ा देना। ठीक, तो बाई बैक ऑफ शेयर लिख लीजिएगा। ठीक, कंपनी का स्वयं का शेयर पुनः खरीदना ये कहलाता है बाई बैक ऑफ शेयर। ठीक, इसके बाद कहलाता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या होता है, मान लीजिए किसी दलाल है, उस दलाल ए नाम का, ठीक, कंडीशन फर्स्ट, और उसके पास 500 शेयर हैं, परंतु वो क्या करता है, वह बी को 1000 शेयर देने का वादा कर देता है। ठीक, मतलब है तो उसके पास 500 शेयर देख रहे हैं, पर वो 1000 शेयर का वादा कर देता है। किस लिए, कि वो सोचता है कि क्या सोचेगा कि 500 जो प्लस शेयर की आवश्यकता है उसको क्या करेगा, वो उसको वो अरेंज कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, हमें ये जानना है। इसका रिजल्ट ये होगा कि शेयर की जो डिमांड है, वो इस शेयर की डिमांड वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसका रिजल्ट ये होगा कि शेयर का मूल्य वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, शॉर्ट सेलिंग मतलब दलाल ए के पास 500 शेयर है, उसने कहा कि वह बी को 1000 शेयर देगा, वादा कर लेता है और सोचता है कि 500 शेयर की व्यवस्था वो कर लेगा। जब वो शेयर की व्यवस्था करेगा तो उन शेयरों को खरीदेगा। मान लीजिए शेयर है टाटा का और उसने कहा कि मेरे पास 500 शेयर है, किसी ने कहा टाटा का 1000 शेयर चाहिए, तो ये 500 टाटा और शेयर कहीं से अरेंज कर लेगा। तो यहाँ पे मार्केट में ये दिखेगा कि जो शेयर है टाटा की
उसकी क्या होती है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो जब डिमांड बढ़ रही है तो उसका दाम क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से मार्केट जो होता है वो बूम कर जाता है, मार्केट क्या होता है, अप हो जाता है, राइज कर जाता है। तो यहाँ आपके पास जितने शेयर नहीं है, यहाँ क्या हुआ, शॉर्ट सेलिंग। इसको नोट कर लीजिएगा एग्जांपल, ये शॉर्ट सेलिंग कहलाता है। ठीक, इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, क्या कहेंगे लैंग्वेज में, लैंग्वेज में क्या कहता है कि आपके पास जितने शेयर नहीं हैं, आप उससे ज़्यादा शेयर बेचने का क्या करेंगे, अगर आप वादा करते हैं, आपके पास जितने शेयर नहीं हैं, आप उससे ज़्यादा शेयर बेचने का वादा करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सेलिंग। इसको क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। ठीक है, और 2007 में सेबी ने इसे बंद कर दिया। सेबी द्वारा अब ये जो अधिकृत बिचौलिए थे, जो दलाल थे, वही ये सब कार्य करते थे। और इसका रिज़ल्ट क्या होता था, इसका रिज़ल्ट ये होता था, शेयर मार्केट में शेयर का दाम बढ़ जाना। शेयर मार्केट में क्या होता था कि जो शेयर का दाम था वो बढ़ जाता था। ठीक, 2007 में इसको बंद कर दिया गया। 2007 में इसको बंद कर दिया गया। ठीक, तो द शॉर्ट सेलिंग क्या है कि अगर आपके पास जितने शेयर नहीं हैं, आप उससे ज़्यादा शेयर बेचने का क्या करते हैं, वादा कर देते हैं, तो इसे शॉर्ट सेलिंग करते थे। और इसका रिजल्ट क्या होता, शेयर मार्केट का दाम बढ़ जाता था, शेयर बढ़ जाता। 2007 में इसने सेबी ने किसने बंद किया, सेबी ने, सेबी जो कि रेगुलेटर है इसकी। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का व्यापार की रेगुलेटर है। ठीक, अब हम बात करते हैं रोलिंग सेटलमेंट क्या होता है। रोलिंग सेटलमेंट मीन्स बदला। तो अब तक हमने शॉर्ट सेलिंग जाना। ठीक, रोलिंग सेटलमेंट, देखिए रोलिंग सेटलमेंट में मतलब क्या होता है, सेटलमेंट मतलब क्या होना, जैसे कोई ज़मीन खरीदी जाती है और ये कहा जाता है कि इतने दिन में इसका लेन देन हो जाएगा। सेम चीज़ रोलिंग सेटलमेंट में क्या होता है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, बदला। ठीक, कोई व्यक्ति अगर आज शेयर खरीदता है और एक हफ्ते बाद अगर उस शेयर का सेटलमेंट होता है, पहले क्या था, इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति शेयर खरीदता है और कुछ दिन में इसका लेन देन खाता अकाउंट हो जाता है। ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति शेयर खरीदता है और कुछ दिन में इसका लेन देन खाता मेंटेन हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज रोलिंग सेटलमेंट। पहले ये कितना था, पहले T+5 था। T+5 मीन्स कि जिस दिन
शेयर खरीदा गया, जिस दिन शेयर को खरीदा गया, ठीक, उस दिन से 5 दिन के अंदर शेयर का पूरा सेटलमेंट कर लेना। उस दिन से 5 दिन के अंदर, ठीक, सेटलमेंट पूरा कर लेना। दैट इज कॉल्ड एज द रोलिंग सेटलमेंट। अब की स्थिति क्या है? पहले तो T+5 था, अब वर्तमान में नाउ एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो ये आया है T+2, मतलब शेयर खरीदने के अगले ही दिन, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, जिस दिन लेन देन हुआ, उसके अगले दिन आपको शेयर का लेन देन मेंटेन कर लेना है, ठीक है, उसको हिसाब को मेंटेन कर लेना है डीमेट अकाउंट में। मतलब जिस दिन शेयर खरीदा उसके अगले दिन, नेक्स्ट डे, डीमेट अकाउंट में लेन देन कंप्लीट कर लेना, ठीक। उसी को क्या कहते हैं हम? रोलिंग सेटलमेंट। तो रोलिंग सेटलमेंट में क्या है, कोई व्यक्ति अगर जब शेयर खरीदता है तो कुछ दिन में इसका क्या कर लेता है, उसे कहा जाता है कि लेन देन कर लो। इसी को हम क्या कहते हैं? रोलिंग सेटलमेंट, ठीक। पहले क्या था? T+5 था, पहले जिस दिन शेयर खरीदता था उसके 5 दिन के अंदर, और अब क्या T+2, जिस दिन शेयर खरीदता उसके अगले दिन डीमेट अकाउंट में लेन देन को कंप्लीट कर लेना। इसी को क्या कहा गया? इसको कहा गया रोलिंग सेटलमेंट। सीड शेयर क्या इसे कहते हैं? ये कंपनी क्या करती है कि जो अपने डायरेक्टर या कर्मचारी या फिर अपने निवेशक को मुफ्त में या डिस्काउंट में कुछ शेयर देती है, तो वो क्या करती है, उसको हम सीड शेयर कहते हैं। मतलब क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनको ज़्यादा लाभ हो, मुफ्त में, फ्री में शेयर, क्योंकि उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के द्वारा, अपने तकनीकी विशेषज्ञ ज्ञान के द्वारा कंपनी को लाभ पहुंचाया, तो इसलिए उन्हें ये शेयर खरीदने का अधिकार है। तो इसे हम क्या कहते थे? सीड शेयर। इसको लिख लीजिए, सीड शेयर। तो ये हो गया रोलिंग सेटलमेंट। रोलिंग सेटलमेंट मतलब शेयर को खरीदा, और शेयर को खरीदने के आपका है कि जिस दिन आपने खरीदा उसके अगले दिन ही नेक्स्ट डीमेट अकाउंट में अपना लेन देन कंप्लीट कर लीजिए, तो इसको सेटलमेंट कर लेना। इसी को कहा जाता है बदला या फिर रोलिंग सेटलमेंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, सीड शेयर। सीड शेयर क्या है? देखिए क्या होता है कि कोई कंपनी है, मान लीजिए टाटा या फिर कोई भी, रिलायंस ले लीजिए, तो वो क्या करेगी, जो उसके कर्मचारी हैं या फिर उसके निदेशक मंडल हैं, ठीक है, ठीक, तो उनको क्या करेगी कि एक्सेट्रा जो भी हों, उनको फ्री में एक चीज़ या फिर डिस्काउंट में, मतलब बट्टा पे, कटौती पे, मतलब 100 रुपये का शेयर है तो इनको कितने मिलेंगे? 10 रुपये में मिल गया, शेयर देती है। इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सीड शेयर। अब ये क्वेश्चन है तो वाई, ऐसा क्यों करती है? ये क्या होता है कि कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो ये कैसे हुआ?
क्योंकि जो कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं उनको उनके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं या उनकी तकनीकी जो ज्ञान है, उस तकनीक ज्ञान से क्या हुआ, कंपनी को लाभ हुआ। ठीक, तो अब कंपनी क्या करती है कि इस लाभ का प्रॉफिट जो होता है ये इनको भी देना चाहती है, इसलिए उनको फ्री में या डिस्काउंट में कुछ शेयर जारी करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्वीट शेयर करते हैं। इसको लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि जब भी कोई कंपनी अपने निवेशक या फिर अपने कर्मचारी, डायरेक्टर एंड एम्प्लॉइज़ को फ्री में या डिस्काउंट में कुछ शेयर देती है, ठीक, क्योंकि कंपनी को उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या तकनीकी ज्ञान से लाभ होता है। इस लाभ का हस्तांतरण करती है या सम अंश में बांट करके उनको एक बोनस के रूप में इंक्रीजमेंट के लिए फंड देती है। तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ इनके राइट से, इनके प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या तकनीकी ज्ञान से। तो कंपनी नैतिक दावेदारी की पूर्ति करते हुए उनको जो शेयर देती है फ्री में या डिस्काउंट में, जिससे वो लाभ कमा सकें, उसको हम क्या कहते हैं, स्वीट शेयर कहते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में अब बस इतना ही। कल हम फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आज हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में हम अभी एक बार देख लें। जैसे कि आज हमने पढ़ा कि बॉन्ड क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने पढ़ा प्रीमियम शेयर क्या है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, डीमेट अकाउंट क्या है, ठीक, बाईबैक ऑफ शेयर क्या है और इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है। ठीक, और अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे स्वीट शेयर, स्वीट शेयर और भी चीज़, मतलब डिफरेंट टाइप के शेयर्स, डिबेंचर, और हमने डीमेट अकाउंट के बारे में डिटेल से आज की क्लास में जाना। कल हम नेक्स्ट क्लासेस में हम आपसे बात करेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, चिट फंड कंपनियाँ एक्सेट्रास के बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। कल फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।